हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आप नाम से समझ रहे होगे, इसका मतलब है वो कंपाउंड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की किसी न किसी तरीके से डेफिशिएंसी हो। अब वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ओरिजिनेट होते हैं, मतलब वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सबसे पहला रीज़न आप देख सकते हो, सबसे पहला रीज़न है अगर उसके पास जो ऑक्टेट है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो आप वैसे ही जानते हो कि कंपाउंड को मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानूंगा। तो BH3 में बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और BF3 में भी बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दूसरा रीज़न हो सकता है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब मीथेन और OF2 के पास आप देख रहे हो डाइपोल प्रेजेंट होने की वजह से पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड्स में क्योंकि डाइपोल बिल्ट हो रहा है तो ये भी टेम्परली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तीसरा रीज़न हो सकता है अगर उसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल हो, जैसे कि यहाँ पे SiF4 में सिलिकॉन के पास है और PF3 में फॉस्फोरस के पास है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस और सिलिकॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के वजह से लालची हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की लालच है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं इवन दो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के। अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कंपाउंड जो है दो किस्म की मेथडोलॉजीज़ या कुछ किस्म की मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें से पहली मेथडोलॉजी अगर मैं आपसे बोलूं तो उसका नाम है बैक बॉन्डिंग। तो आज हम इसी बैक बॉन्डिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। और जो दूसरी मेथडोलॉजी होती है वो होती है ब्रिज बॉन्डिंग। ये जो ब्रिज बॉन्डिंग है ये आपने वैसे शायद सुनी हो या पढ़ी हो, पर इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा बैक बॉन्डिंग पे। ओके, तो बैक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये है क्या। बैक बॉन्डिंग कुछ और नहीं है, बैक बॉन्डिंग इज साइडवेज ओवरलैप। बैक बॉन्डिंग इज साइडवेज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो ये साइडवेज ओवरलैप है ऑर्बिटल का, जैसे कि आप पाई बॉन्ड बनाते हो, इट ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो या तो वो पी पाई बॉन्ड बनाएगा या तो वो पी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो किसी इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि पाई बॉन्ड आप सबको पता है कि साइडवेज ओवरलैप से बनता है, पर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इज नॉट ओनली पाई बॉन्डिंग। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो इस कंपाउंड के पास होनी चाहिए ताकि वो बैक बॉन्डिंग शो कर सके ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरी चीज़, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब वो डोनर होना चाहिए, देने के लिए कोई होना चाहिए, और जो अदर एटम है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए या वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे डी हो चाहे पी हो। तो एक एटम के पास लोन पेयर हो, अमीर हो, एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल या एक्सेप्टर ऑर्बिटल हो, मतलब वो गरीबी शो करे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उनमें से एक एटम को सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और जो दूसरा एटम है वो या तो सेकेंड का हो सकता है या तो थर्ड का हो सकता है। इसका मतलब जो ओवरलैप है वो या तो 2p2p के बीच में होगा या 2p3d के बीच में या 2p3p के बीच में। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, पलट सकते हो, लेकिन हाँ फिक्स है कि एक एटम सेकेंड पीरियड का होगा और जो दूसरा एटम है वो या तो सेकेंड का होगा या तो थर्ड पीरियड का होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो 2-3, 2-2 और 3-2 ये चला सकते हैं हम इसमें, राइट। ओके, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स में पहले तो आइडेंटिफाई करें कि बैक बॉन्डिंग है या नहीं है, पहले तो यही देख लेते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं BF3 की। तो BF3 में अगर हम बात करें तो बोरॉन भी 2 का है, फ्लोरीन भी 2 का है, तो हो सकती है। बोरॉन के पास खाली घर है, फ्लोरीन के पास देने के लिए क्या है, लोन पेयर्स है। तो क्योंकि लोन पेयर्स हैं तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स को बैक डोनेट कर सकता है बोरॉन की ऑर्बिटल में। तो मैं कह सकता हूँ कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है।
कौन सी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है? पहले हमेशा हम वो लिखते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है? फ्लोरीन से जा रहा है। और बाद में वो लिखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो पहले ओरिजिन फिर सोर्स। तो ओरिजिन क्या है? फ्लोरीन। तो 2p ऑफ फ्लोरीन। और डेस्टिनेशन क्या है? बोरॉन। बोरॉन के भी 2p में जा रहा है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि भैया यहाँ पे 2p पाए बैक बॉन्डिंग है। कौन सी बैक बॉन्डिंग है? 2p पाए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो p पाए बैक बॉन्डिंग है। तो यस, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ग्रेट, ओके। बोरॉन ट्राइक्लोराइड में देखते हैं तो बोरॉन सेकंड का, क्लोरीन थर्ड का, ठीक है, चलेगा। बोरॉन के पास खाली घर, बिल्कुल है। क्लोरीन के पास देने को लोन पेयर, बिल्कुल है। तो क्लोरीन भी यहाँ पे बैक डोनेट कर सकता है। तो क्लोरीन अगर यहाँ बैक डोनेट करेगा तो कौन से करेगा? क्लोरीन अपने 3p से बोरॉन के 2p में करेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 3p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग है। एंड यस, BCl3 हैज़ ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। AlCl3 की बात करते हैं। AlCl3 में आप पहले ही देख लो कि एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ग्रुप का है और क्लोरीन भी थर्ड ग्रुप का। मैंने आपको बताया था कि भैया कम से कम एक एटम जो हो वो सेकेंड ग्रुप का होना ज़रूरी है। तो मैं कह सकता हूँ AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि एल्यूमिनियम सेकेंड ग्रुप का नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्राई मिथाइल अमीन की बात करते हैं। ट्राई मिथाइल अमीन की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो ट्राई मिथाइल अमीन में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास देने के लिए तो इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड पीरियड का है, चलेगा। कार्बन सेकेंड पीरियड का है, ये भी चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कार्बन के पास लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ये जो बैक बॉन्डिंग है नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ट्राई मिथाइल अमीन में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्राई सिलाइल अमीन में अगर आप कहोगे तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, कंफर्टेबल है। नाइट्रोजन के पास देने के लिए 11 पेयर्स हैं, बिल्कुल है। सिलिकॉन के पास एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स आराम से बैक डोनेट कर सकता है सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हो रही है 2p नाइट्रोजन की, जहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है? 3d। तो दिस इज 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। कौन सी है यहाँ पे? 2p 3d बैक बॉन्डिंग है। तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 2p पाई 3p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, BeCl2 की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। क्लोरीन के पास आप देख सकते हो देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं। तो BeCl2 बड़ी आसानी से यहाँ पे क्लोरीन से बैक डोनेट कर सकता है और वो बैक बॉन्डिंग को शो कर सकता है, बिल्कुल। तो यस, BeCl2 कैन ऑल्सो शो बैक बॉन्डिंग। ओके, पर आप ध्यान रखेंगे BeCl2 बैक बॉन्डिंग होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा और अल्टीमेटली किसी भी मॉलिक्यूल का एम क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये प्रॉब्लम आगे जाके BeCl2 में आ सकती है कि यस, BeCl2 इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग डज नॉट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। ओके, अमोनिया में अगर मैं देखूं तो आप आराम से बता सकते हो कि भैया अमोनिया में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ भी हो हाइड्रोजन के पास एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल नहीं है। AlF3 की अगर बात करें यहाँ पे तो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है, वेकेंट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, बिल्कुल, उसके पास देने के लिए लोन पेयर है। तो अक्सर हम सोचेंगे कि यस, AlF3 में तो बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए, पर आप ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है। AlF3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि AlF3 आयनिक है। पहली बात तो हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो AlF3 ध्यान रखेंगे आप, AlF3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। AlF3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि वो आयनिक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी एग्जाम्पल्स को भी जज कर सकते हैं। BBr3 की अगर आप बात करोगे तो क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे फोर्थ पीरियड में चला गया तो मैं कह सकता हूँ बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है क्योंकि 2,2, 2,3, 3,2 यही चल सकती है। BF2 में होनी चाहिए, पर अगेन BF2 में नहीं होगी, ये दूसरा एक्सेप्शन है। सेम रीज़न है क्योंकि ये आयनिक है। तो BF2 ऑल्सो डज नॉट शोज बैक बॉन्डिंग। ओके, ग्रेट। अगर हम आगे चलें
आगे के एग्जाम्पल पे चले। ये हम सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें पता तो चले कि बैक बॉन्डिंग अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। SiF4 की बात करो आप मेरे से, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन अपने 2p से सिलिकॉन के 3D में, फ्लोरीन अपने 2p से सिलिकॉन के 3D में बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। बड़ी आसानी से फ्लोरीन अपने 2p से 3D में दे सकता है। तो यस, SiF4 में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे अगले एग्जांपल में आप देख सकते हो कार्बन के पास देने के लिए नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर ही हो गया एक तरीके से, और कार्बन सेकंड पीरियड का है तो चलेगा, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है चलेगा। क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, आप ध्यान रखोगे। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ अभी कार्बन से क्लोरीन की तरफ बैक बॉन्डिंग होगी, और कार्बन से क्लोरीन की तरफ होने की वजह से ये कौन सी होगी, 2p 3d बैक बॉन्डिंग। कौन सी होगी, 2p पाई 3d पाई। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी बैक बॉन्डिंग उस एटम की तरफ हो रही हो जिसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन के पास ऑलरेडी लोन पेयर्स हैं, अगर बैक बॉन्डिंग उस तरफ हो रही हो जहाँ ऑलरेडी लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में बैक बॉन्डिंग डाइल्यूट हो जाती है, या आप ना के बराबर कह सकते हो। तो CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग है पर डाइल्यूटेड है। क्या है, डाइल्यूटेड है। ओके, ग्रेट। तो अब सीख गए हैं कि हम बैक बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हमें उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। ग्रेट, समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ है, किधर है, सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ है, अगर ये केस है तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे केस में चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आप एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे ट्राइसिलाइल अमीन में नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर सिलिकॉन को दिए हैं। अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर सिलिकॉन को दे रहा है तो नाइट्रोजन पहले अगर देखा जाए तो sp3 था, क्योंकि एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, लेकिन देने के बाद नाइट्रोजन जो है पाई बॉन्ड बना लेगा सिलिकॉन के साथ, तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो ये sp3 से किस में चेंज हो जाएगा, sp2 में। तो हमेशा सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ जब भी बैक बॉन्डिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी और अक्सर कम हो जाती है। दूसरा, अगर साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बनेगी, तो अगर साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बनेगी तो आप देख सकते हो ऐसे केस में, लेट्स से मैंने BF3 ले लिया, आप देख रहे हो फ्लोरीन से बोरॉन की तरफ बैक बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन पहले बोरॉन क्या था, sp2। अभी भी बोरॉन क्या रहेगा, sp2, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना दिए, फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए कि भैया मेरे साथ पाई बॉन्ड बना लो। तो जब भी सेंट्रल से साइड हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी, साइड से सेंट्रल हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं बदलेगी। आप इस बात को ध्यान रखोगे। ओके, अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं। अगला एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आप बड़े आसानी से मैथमेटिकली ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग जब भी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटती है और बेसिक स्ट्रेंथ भी घटती है। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ बोथ डिक्रीजेस, दोनों कम होती है। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, क्योंकि लेट्स से अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं तो अभी अभी आपने देखा ट्राईमिथाइलअमीन और ट्राइसिलाइलअमीन। मैं आपको वापस लेके जाता हूं उस एग्जांपल पे। आपने देखा ट्राईमिथाइलअमीन और ट्राइसिलाइलअमीन, तो आप इन दोनों में ज़रा सा कंपेयर करो। यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर बिजी है सिलिकॉन के साथ, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होने की वजह से ट्राईमिथाइलअमीन इज़ अ बेटर बेस देन ट्राइसिलाइलअमीन। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हुआ, ट्राइसिलाइलअमीन की बेसिसिटी कम हो गई। ट्राइसिलाइलअमीन की बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेरी गुड। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। अगर मैं आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आप देख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ में मान लो मैंने BF3 ले लिया, राइट, मैंने BF3 ले लिया, राइट, और मैंने ले लिया यहाँ पे BCl3, या मान लो मैंने ले लिया BBr3, राइट, मैंने ले लिया BBr3। ठीक, समझने के लिए ले रहे हैं सिर्फ, वैसे हमने पीछे ये एग्जाम्पल लिया है, तो मैंने ले लिया BBr3। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, BBr3 और BF3 को जब आप समझोगे, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली होना चाहिए था कि भैया फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा खींचेगा बोरॉन से,
ज़्यादा खींचने की वजह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड शुड हैव बीन मोर एसिडिक देन बोरॉन ट्राइब्रोमाइड। आप वैसे भी ऑर्गेनिक में भी देखते हो कि विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे BF3 में बैक बॉन्डिंग है जो कि BBr3 में नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो बोरॉन की डेफिशिएंसी को पार्शियली कम कर देगा ना, या कुछ समय के लिए टेम्परली कम कर देगा। तो टेम्परली कम करने की वजह से बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चाहत है, एक्सेप्टर टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर भूखे का पेट भर दोगे तो वो और थोड़ा ना खाएगा। तो बोरॉन का पेट तो फ्लोरीन ने भर दिया, अब वो सामने से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। जबकि BBr3 में बोरॉन का पेट अभी भी नहीं भरा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहेगा, जिस वजह से BBr3 विल बी मोर एसिडिक देन BF3। जबकि होना क्या चाहिए था, BF3 शुड हैव बीन मोर एसिडिक देन BBr3। उल्टा हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बैक बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों को घटाती है, दोनों को घटाती है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, इफेक्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। तो बड़ी आसानी से आप ऐसे समझ लो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ है वो दोनों की दोनों बैक बॉन्डिंग जो है आप आसानी से समझ सकते हो। ये बैक बॉन्डिंग जब बन रही है तो एडिशनल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी भैया, क्योंकि सिग्मा के अलावा एक एडिशनल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ी। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से एटम्स पास पास आएंगे तो मैं कह सकता हूँ बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पता होता है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब भी बैक बॉन्डिंग बनेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी और बॉन्ड ऑर्डर अपने आप बढ़ जाएगा। ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। और जिसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसमें जाहिर सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग आप समझ रहे हो, 2 की पहले होगी फिर 2 की होगी। ठीक, आप इस बात को ध्यान रखोगे। मैं आपको फिर से इस बात को दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, अगर आप नहीं देख पाए तो आप देखो यहाँ पे कि जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है ना वो कैसी है। जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो, इसमें एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग में, तो आप देख सकते हो कि वो 2p3d 2p2p, एक मिनट, वो 2p2p है, फिर 2p3d है और फिर 2p3p है। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोवेस्ट n की वैल्यू हो, तो 2 लोवेस्ट n की वैल्यू है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ओके, जबकि आप 2p और 3d की जब बात करोगे तो 2 3 तो कॉमन है भैया, अब 2 और 3 में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे p और d का ओवरलैप p और p के ओवरलैप से ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, p और d का ओवरलैप p और p के ओवरलैप से ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से 2p 3d की एनर्जी कम होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और 2p 3p की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो कम स्टेबल होता है। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखोगे आप, 2p 2p विल बी मोर स्टेबल देन 2p 3d विल बी मोर स्टेबल देन 2p 3p। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये एप्लीकेशंस समझ में आए होंगे, और आपको आज से बैक बॉन्डिंग को लेके कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे सवालों में बैक बॉन्डिंग अप्लाई हो जाती है और हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने बैक बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये भी सीखा कि हम किस तरीके से उसको अप्लाई करके उसके आउटकम्स को निकाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बच्चों, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही साथ आप इसको अपने दोस्तों में भी दें ताकि उनको भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के फ़ायदा मिले। आप उनको भी यहाँ पे ला सकते हैं इस चैनल पे अपने थ्रू, और उनसे भी कह सकते हैं कि वो भी इसको सीख के इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये सभी के लिए है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।